मैं इस सेशन को शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि प्रीलिम्स को क्लियर करना 2026 में क्या बहुत मुश्किल है, थोड़ा कम मुश्किल है, आसान है या बहुत आसान है। अब इन चार ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन कमेंट करके एक बार जरूर बताना, और तुम्हें जहां भी दिक्कत हो उस कमेंट में अपना क्वेश्चन भी डाल देना। मैं तुम्हें रिप्लाई जरूर करूंगा, है ना। हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए पर रिप्लाई जरूर करूंगा। चारों ऑप्शन दिए गए और चारों ऑप्शन ये सभी के लिए, मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी 2026 के लिए, किसी पे पहला होगा, किसी पे दूसरा, किसी पे तीसरा और किसी पर चौथा एप्लीकेबल होगा। यानी किसी के लिए बहुत मुश्किल, किसी के लिए कम मुश्किल, किसी के लिए थोड़ा आसान और किसी के लिए बहुत आसान। लेकिन अगर तुम इसकी सही जानकारी इस नए सिस्टम के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, यूपीएससी के क्वेश्चंस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर तुम समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए ये आसान हो जाता है। मुश्किल और थोड़ा मुश्किल वाले कैटेगरी से निकल के आसान हो जाता है। तो आसान कैसे होगा देखते हैं इस सेशन के माध्यम से। और जितने भी पहले सेशन हो चुके हैं उन सेशंस में भी ध्यान रखना कि जो बातें बताई गई हैं वो भी तुम्हें कहीं ना कहीं 2026 में प्रीलिम्स को क्रैक करने में हेल्पफुल होती है। पर सेशन सारे देखो। इस सेशन को शुरू करते हैं। यहां पर देखो क्या है, हम बात कर रहे हैं चेंजेस इन सीजन्स की, ऋतुओं में परिवर्तन की। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ, ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इज इट रोटेटिंग ऑल्सो? यस, यह घूर्णन भी कर रही है और परिक्रमण, यानी अपने एक्सिस पे पृथ्वी घूम भी रही है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी कर रही है। और तब जाकर सीजन यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है ना। चलो इसको समझते हैं अच्छे से कैसे हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये देखो सबसे पहली सिचुएशन है यहां पर 21 जून की। 21 जून की जो सिचुएशन है यहां पर हम देख पा रहे हैं। पृथ्वी की सिचुएशन को भी देखो। पृथ्वी की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं, देख लो, ये ध्यान रखना प्रीलिम्स के लिए भी। मेन 4 स्टेजेस हैं, है ना। अर्थ के 4 स्टेजेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं और इन 4 स्टेजेस पर ही क्लियरली ऋतुओं का पता चलता है। वैसे इन 4 स्टेजेस के बीच में भी ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन एग्जैक्टली ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है, सीजन में जो चेंजेस होते हैं, वो इन 4 स्टेजेस पर होते हैं। इसलिए हर जगह, हर किताबों में, हर स्टडी मटेरियल में, हर क्लास में ये 4 स्टेजेस जरूर दिखाए जाते हैं। तुमने देखा भी होगा, एनसीईआरटी में भी देखा होगा, या कई और भी बुक्स या स्टडी मटेरियल्स में इन 4 स्टेजेस को जरूर देखा होगा, है ना। अब इन 4 स्टेजेस को समझो कि 4 स्टेजेस क्या है। पहली स्टेज यहां पर दिखाई दे रही है 21 जून को, ठीक है। पहली स्टेज दिखाई दे रही है 21 जून को। अब 21 जून को तुम देख पा रहे हो कि जो सन की रेज है, सन की रेज सीधी कहां पर आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर इसका मतलब गर्मी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि सूर्य की सीधी रेखा आ रही है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और हमारा इंडिया भी कर्क रेखा के ऊपर ही है। इंडिया के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम मैंने पिछले सेशन में भी बताए थे, इन चीजों की चर्चा की, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पिछले सेशंस भी जरूर देख लेना। और मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि इस चीज को सिर्फ देखना नहीं है, इसको समझना भी, इन तथ्यों को याद नहीं रखना है कि 21 जून समर सॉल्स्टिस या ग्रीष्म अयनांत कहलाता है। सिर्फ इस पर ध्यान नहीं रखना, और भी कई बातें जिनको तुम्हें ध्यान में रखना है। प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए तथ्यों को रट कर अगर सीधे चले जाओगे तो आज वो समय नहीं है जिसमें कि हम क्लियर कर लें। हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको समझना आवश्यक होता है, और उसको समझने के बाद ही हम वहां पर सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं, है ना। देखो, तो 21 जून को पृथ्वी की स्थिति ये है। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सारा प्रकाश, सारी ऊष्मा, सारी ऊर्जा सूर्य की आ रही है।
21 जून को क्या हो रहा है? 21 जून को देखो, इस डायग्राम के माध्यम से भी तुम समझ सकते हो कि सन की सीधी रेखा कहाँ आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। और इस सिचुएशन को क्या नाम देते हैं? समर सॉलिस्टिस, ग्रीष्म अयनांत, है ना, या फिर ग्रीष्म संक्रांति, या फिर कर्क संक्रांति। ये सारे नाम है। अगर कोई भी नाम, मतलब इन सारे नामों से तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, तुम्हें जानना चाहिए। नाम पूछे नहीं जाएंगे। प्रीलिम्स यूपीएससी की परीक्षा ऐसी नहीं कि तुम्हें इनके नाम पूछे जाते हैं कभी भी। ये पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी आजकल नहीं पूछे जाते। उन्होंने भी अपना थोड़ा सा लेवल पहले से बढ़ा दिया है और समझदारी भरे क्वेश्चंस को देना शुरू कर दिया है। पहले वो तथ्यों पर आधारित प्रश्न ज्यादा देते थे, है ना। क्या देखो, तो ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, कर्क संक्रांति भी 21 जून को, इंग्लिश में इसको समर सॉलिस्टिस कहते हैं। और इस सिचुएशन में उत्तरी गोलार्ध जो होता है, यहाँ देखो उत्तरी गोलार्ध, और तुम्हें लास्ट सेशन में बताया था कि यहाँ पे प्रदीप्ति वृत्त है। क्या है? प्रदीप्ति वृत्त। यहाँ पर एक प्रदीप्ति वृत्त है। ठीक है, तो इस पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रदीप्ति वृत्त है और ये कुल मिला के कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी। चलो ये देखते हैं सीधा ही यहाँ पे कि सूर्य की जो सीधी रेखा है कहाँ पड़ रही है? कर्क रेखा पर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और उत्तरी गोलार्ध का जो ज्यादा हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का जो ज्यादा हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं, मुझे लगता है इससे लिखना चाहिए, तो हाँ ये अब आ जाएगा यहाँ देखो, ये है प्रदीप्ति वृत्त। ये प्रदीप्ति वृत्त है, यानी कि इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। वृत्त क्यों होता है? क्योंकि पीछे तक भी, पूरी पृथ्वी के पीछे चारों तरफ घूमता है। ये मैंने सीधा दिखाया है 2D में, पर पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। प्रदीप्ति वृत्त के इधर देख लो, उत्तरी गोलार्ध का ज्यादातर हिस्सा देख लो, यहां से यहां तक ये सूर्य की जद में है, और इतने हिस्से पर ग्रीष्म ऋतु है। यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा 21 जून को। तो 21 जून को कहते हैं कि लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट। कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे बड़ा दिन, यानी उसकी हम बात करें। यहाँ तो तुमने रट लिया कि रेखा पर होती है, लेकिन समझो भी यहाँ कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं। तो जब हम देशों और महाद्वीपों की बात करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को किन किन महाद्वीपों और किन किन देशों और किन किन भारत के राज्यों में हो सकता है। और फिर शॉर्टेस्ट नाइट भी हो सकता है। जब दिन बड़ा होगा तो रात तो बिल्कुल छोटी होगी। तो ये स्थिति कब होती है? 21 जून को, जिसके ये सारे नाम हैं। और तुम यहाँ डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हो, ये दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र कम है जबकि उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र बड़ा है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को समर सॉलिस्टिस ना होकर विंटर सॉलिस्टिस होगा सेम टाइम में। मतलब उत्तरी गोलार्ध जिसमें भारत है, इंडिया है, तो इंडिया में तो समर होगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में मान लो ऑस्ट्रेलिया है, वहां क्या होगा? विंटर सॉलिस्टिस, वहां शीत ऋतु होगी। अगर इंडिया में समर तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ देखो तिरछी जा रही है, तिरछी जाएंगी तो उतनी इंटेंसिटी से, उतनी तीव्रता से नहीं जाती है, यानी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, सूर्य की ऊष्मा कम हो जाती है, प्रकाश कम हो जाता है, और इसलिए वहां शीत ऋतु होती है। कहां पर? सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके ऊपर गर्मी होगी और इसके ऊपर सर्दी होगी, इसके नीचे सर्दी होगी 0 डिग्री। लेकिन हम कहते हैं बार बार यहाँ पर देखो समर सॉलिस्टिस से ग्रीष्म संक्रांति, तो फिर ग्रीष्म क्यों कह रहे हैं? क्वेश्चन ये उठता है ना, ग्रीष्म क्यों कह रहे हैं? सभी किताबों में, सभी बुक्स में, सभी नोट्स में यही लिखा है कि इसको ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भाई अगर दक्षिणी गोलार्ध में जाओ तो वहां शीत संक्रांति होगी सेम टाइम पे। जून रहेगा, 21 जून का ही समय होगा, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में विंटर सॉलिस्टिस होगा। तो फिर तुम पूछ सकते हो फिर ये क्यों लिखा रहता है? इसलिए लिखा रहता है कि हम इसको भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, और हम अमूमन पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते हैं और इसको हम रट लेते हैं कि पूरे विश्व में ये होगा, और ये गलती हम करते हैं, मतलब स्टूडेंट्स करते हैं ये गलती, और ये गलती अब तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें ये भी समझना है कि यहाँ कोई मौसम बदल रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ कोई सीजन बदल रहा है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ मतलब उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, कर्क रेखा पर क्या होगा,
इक्वेटर पे क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या होगा। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अगर तुम समझ जाते हो तब तुम प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंटली जाते हो। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, यही बात मैंने स्टार्टिंग में भी कहनी चाहिए थी कि सिर्फ पढ़ने से जो किताबों नोट्स वगैरह में या क्लासेस में या कोचिंग क्लासेस में बताया जाता है, सिर्फ उसको करने से अगर हो जाता सिलेक्शन, तो दुनिया में बहुत सारे बच्चे मुझे लगता है कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, जस्ट बिकॉज कि इन छोटी छोटी बातों पर वो ध्यान नहीं देते। लेकिन आज के बाद तुम्हें इन बातों पर ध्यान रखना है और कॉन्टिन्यूसली ऐसे अगर सारे सेशन देखते रहोगे तो मुझे लगता है कि तुम प्रीलिम्स के काफी करीब पहुंच जाओगे कुछ ही महीनों में, इसी साल, है ना। मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी और वीडियोस बना के तुम्हारे सामने ले आऊं ताकि तुम्हारा भी सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए। देखो, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ये सिचुएशन जो 21 जून की है, ये समर सॉल्स्टिस, कर्क संक्रांति, इसको ग्रीष्म अयनांत भी कहते हैं, ये सब भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अगर तुम दक्षिणी गोलार्ध में जाते हो चीजें उल्टी हो जाती हैं, सेम डेट को सारी चीजें बदल जाएंगी जो इसमें लिखा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात यहां पर देखो, 6 month ऑफ डे एंड समर एट नॉर्थ पोल। अच्छा, ये समय जो 21 जून का है, पहले ध्यान समझना, ये उत्तरायण का समय है। उत्तरायण का समय शुरू हो जाता है कहां से, 21 मार्च से 23 सितंबर तक चलता है। तो 21 जून तो उसके बीच में ही आया। ये उत्तरायण का समय है, शुरू कब होता है यहाँ और खत्म कब होता है यहाँ, कैसे अभी हम देखेंगे। तो ये उत्तरायण का समय है सूर्य का, और 6 मंथ के लिए डे और समर एट नॉर्थ पोल लिखा है ना, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और ग्रीष्म ऋतु होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये अगर जैसा कि मैंने भी कहा था प्रदीप्ति वृत्त है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति वृत्त है, तो इसके पीछे सूर्य की रोशनी तो नहीं जा रही है, इसके आगे जा रही है, आधे भाग पर ही तो जाती है। और उत्तरी गोलार्ध कितना भी घूम ले, ये छोटा सा एक पॉइंट होता है, उत्तरी ध्रुव, गोलार्ध नहीं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल एक छोटा सा प्लेस होता है जो कितना भी घूमेगा तो ये पीछे नहीं जा पाएगा, इस लाइन के पीछे नहीं जा पाएगा। तो जब पीछे नहीं जाएगा तो वहां ना तो अंधेरा होगा, ना रात होगी, ना सर्दी होगी। तो ये नॉर्थ पोल पे इस टाइम में क्या होगा, नॉर्थ पोल पर इस टाइम में 6 महीने दिन और ग्रीष्म ऋतु होगा। थोड़ा सा घूम के जब पीछे जाता है तो हल्का सा, मतलब हल्की सी गर्मी कम होगी, बहुत हल्की सी। तो यहाँ पर रात भी ऐसी होती है जैसे हमें लगता है हमारे यहाँ पर जैसे नॉर्मली सामान्यतः शाम होती है, शाम का समय समझते हो ना, 5 बजे 6 बजे ऐसे, वैसे ही रात होती है, उतना ही अंधेरा होता है, ज्यादा अंधेरा नहीं होता है ध्रुवों पर। क्योंकि इसका देखो पूरा का पूरा हिस्सा सूर्य के सामने है। जब सूर्य के सामने है पूरा हिस्सा, तो सीधी सी बात है कि इस हिस्से में क्या होगा, सीधी सी बात है, उस हिस्से में गर्मी होगी और वो कभी भी इस लाइन के पीछे नहीं जा रहा। लेकिन जो बाकी देश हैं, बाकी महाद्वीप हैं, वो इस तरफ पीछे जा सकते हैं और फिर घूम के सामने भी आते हैं तो दिन होगा, पीछे जाएंगे तो रात होगा। लेकिन ये हिस्सा कितना भी घूमेगा तो देखो ये वहीं पे रहेगा, छोटा सा बिंदु है ना उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और दक्षिणी ध्रुव को देखो साउथ पोल में स्थिति चेंज हो जाएगी। ये इस लाइन के पीछे है और तुम देख पा रहे हो कि सन की रोशनी अगर पहुंचेगी भी तो दिन में यहां तक, रात में तो यहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ये हिस्सा पीछे हो गया, पीछे वाले हिस्से पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी, तो सनरेज नहीं आती है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अंधेरा होगा और यहाँ शीत ऋतु होगी, यहाँ विंटर सीजन होगा। और 6 मंथ यही हालत होती है जब तक पृथ्वी अपनी पोजीशन ना बदल ले, जैसे कि तुम देख पाओ इसमें। तो जैसे ही ये पृथ्वी मतलब अपनी पोजीशन बदलेगी, सिचुएशन जो अभी है 21 जून की सिचुएशन है वो तो तुम देख लो, 21 जून के समय ये सब हो रहा है। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने का दिन, ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु होगी, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होगा। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। और जैसे ये 21 जून खत्म होता है, जैसे ये 21 जून खत्म होता है, सूर्य की जो किरणें हैं वो इक्वेटर की तरफ आने लगती हैं। मतलब अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, फिर 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ आने लगेगी। सूर्य किरणें, अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं व्यवहारिक रूप से, तो सूर्य किरणें नहीं आती, बेसिकली अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करता है, और अर्थ के पोजीशन चेंज करने की वजह से
सूर्य की रोशनी अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से हटके इक्वेटर की तरफ आने लगती है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे तभी चीजों को समझोगे संपूर्णतः। जब तक हम कॉम्प्रहेंसिव वे में नहीं समझ पाते हैं चीजों को, ऑब्वियसली हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर परेशान रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर केस में देखा गया है स्टूडेंट्स रटते हैं और क्लास में जो बताया जाता है बस उसको ही पढ़ के उतना ही करके चले आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ब्रॉडली समझना है, तुम्हारा अपना हॉराइजन भी बहुत वाइड करना है, और इसके बाद तुम प्रीलिम्स में जाओगे तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे ऑप्शंस तुम्हारे सही सही वहीं पर नजर आएंगे, तुम्हें प्रैक्टिस करके देख सकते हो। लेकिन जब ये सेशन अच्छे से कर लेना उसके बाद, इसके बाद एक लाइव सेशन होता है, तुम लोग कमेंट में बताना, मैं तुम्हें लाइव सेशन की डिटेल दे दूंगा, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अब देखो 21 जून की जो स्थिति होती है, इस स्थिति में अब अर्थ अपनी सिचुएशन चेंज कर रहा है, सन तो वही है, तो अर्थ अपनी सिचुएशन चेंज करेगा, अपना पोजीशन एंगल चेंज करेगा, तो सन की रेज भी तो, सन की किरणें यानी सूर्य किरणें भी तो बिल्कुल सीधी वहां नहीं आएंगी, उसमें भी चेंज आएगा। अब देखो 21 जून के समय के बाद यहां से जब जैसे ही पृथ्वी यानी अर्थ यहां से आगे बढ़ता है, ये तो ऐसे दिखाएगा 2D में, 3D में क्या होगा, ऐसे चक्कर काटेगा, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे चक्कर काटती है, जिसको हम परिक्रमण या रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखाया जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है। इसलिए डायग्राम कई लोगों को समझ में नहीं आता है। पृथ्वी ऐसे, ये पेन है ना, पेन ये ऐसे घूम रही है, देखो, फिर ये यूं आ गई यहाँ दिसंबर में, तो जब यहां से यहां आती है तो इसका देखो पृथ्वी पर सूर्य की किरणों का एंगल चेंज होता रहेगा। यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर था, अब धीरे धीरे नीचे आता जाएगा। अगर 3D में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ जितनी जरूरत है प्रीलिम्स के लिए। अब यहाँ से यहाँ आ गया तो ये 23 सितंबर का टाइम है, यूं रहेगा, पृथ्वी ऐसे रहती है, तिरछी है ना, एक्सिस तो झुका हुआ है, अभी सारी बातें पिछले सेशन में बताई जा चुकी है। तो एक्सिस ऐसे है तो ये एक्सिस झुका हुआ है, यहाँ तक यूं आ जाएगा। अब देखो जब ऐसे था तो सूर्य की सीधी रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर पे आ रही थी, क्योंकि वही हिस्सा झुका है सन के सामने। लेकिन अगर ऐसे पृथ्वी है तो क्या ये सन के सामने झुकी है या दूसरी तरफ झुकी है? सन के सामने झुकी है, नहीं है, सन के सामने झुकी रहती तो यूं रहता है, लेकिन ये ऐसे, तो सन के सामने तो नहीं झुका है। सन के सामने पृथ्वी का ये पूरा हिस्सा आ रहा है, जब ये पूरा हिस्सा आ रहा है पृथ्वी के सामने, जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूँ फोन के जरिए। ये फोन अगर यूं है, पृथ्वी ऐसी है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधी रेखा आएगी। लेकिन जब ये पृथ्वी घूमते घूमते यहां आ गई तो सन की तरफ तो नहीं झुकी है, ये झुकी है किसी और डायरेक्शन में, सन की तरफ नहीं है। लेकिन इसका पीछे का पूरा हिस्सा सन के सामने है, पीछे का पूरा हिस्सा, सिर्फ नॉर्दर्न या सदर्न हेमिस्फीयर या इक्वेटर नहीं, पूरा हिस्सा सन के सामने। और इस सिचुएशन में सन की जो रेज है ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा होगी ना सदर्न हेमिस्फीयर में, सीधा इक्वेटर पे आएगी, क्योंकि पूरा हिस्सा सन के सामने है। ऐसे रहता तब तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता, यूं रहता तब तो दक्षिणी गोलार्ध में सन की रेज आती है ना। जैसे देखो यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ रहा है, और यहाँ अगर अर्थ आ जाता है तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध सन के सामने, और यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध सन के सामने। लेकिन यहाँ पर इस सिचुएशन में कोई भी गोलार्ध सन के सामने नहीं है, कोई भी हेमिस्फीयर सन के सामने नहीं है, ना तो ऐसे है ना ऐसे है, ये बिल्कुल ऐसे है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में पीछे के पूरे हिस्से पर क्या होगा, क्या होगा, तो सीधी सी बात है, वहां लाइट बराबर मात्रा में आएगी, बराबर, इसलिए इसको विश्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विश्व, इक्विनॉक्स, इक्वी मतलब इक्वल, इक्विनॉक्स या विश्व। तो ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पर भी दिखाया गया कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी कहां पड़ रही है, इक्वेटर पे। तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ टॉपिक ऑफ कैंसर पे था और यहाँ कहाँ है, इक्वेटर पे सीधी किरणें आ रही, ठीक है। 23 सितंबर का समय है, 23 सितंबर के टाइम पे देखो क्या स्थिति होती है। 23 सितंबर में देखो, यहाँ देखो सन की रेस कहाँ आ रही, सीधा इक्वेटर पे है ना, कोई भी हिस्सा झुका हुआ नहीं है सन की तरफ, ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ना सदर्न हेमिस्फीयर, ना उत्तरी गोलार्ध ना दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर बराबर मात्रा में, अगर यहाँ पर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर देखो बराबर मात्रा में, यहाँ भी हीट होगा, यहाँ भी सब जगह आ रहा है, किसी एक जगह नहीं, सब जगह हीट लाइट आराम से एकदम सीधा पृथ्वी। ऐसे होती तब दूसरी बात होती है, ऐसे होती तब भी दूसरी सिचुएशन होती, लेकिन बिल्कुल सीधी यहाँ पे। तो इस पूरे हिस्से पर दिन होगा, यहाँ पर सभी जगह 12 घंटे का दिन हो जाएगा, और
और इसके पीछे 12 घंटे की रात हो जाएगी। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात इक्विनॉक्स के सिचुएशन में, यानी 23 सितंबर को, जिसको हम ऑटम इक्विनॉक्स भी कहते हैं या शरद विश्व भी कहते हैं, विश्व मतलब इक्विनॉक्स, इक्वेटर पर सीधी रेखा आ रही है। उत्तरी गोलार्ध में इसको हम ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं, ध्यान रखना, शरद विश्व, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर उत्तरी गोलार्ध क्यों? क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम जब बात कर रहे हैं, इसीलिए सारी चीजें उत्तरी गोलार्ध के कॉन्टेक्स्ट में लिखी और पढ़ी भी जाती हैं, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। लेकिन यूपीएससी तो अब वो चीजें कई बार पूछ चुका है, उसको लगता है कुछ नया पूछे तुमसे, तो वो देखता है तुम्हारी समझदारी कितनी है। ये सिचुएशन उत्तरी गोलार्ध में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में भी यही सिचुएशन है, सब जगह बराबर है, लेकिन नाम बदल जाएगा। नाम क्या बदलेगा? यहाँ शरद विश्व है, तो दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में वसंत विश्व होगा, वहां पर ऑटम इक्विनॉक्स नहीं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, बस नाम बदल जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो कि अभी हम 23 सितंबर है ना, 21 मार्च के टाइम में देखेंगे। अभी फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ देखो, पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं इस सिचुएशन में। 23 सितंबर को इक्वल डे एंड नाइट ऑफ 12 आवर इन द एंटायर वर्ल्ड, है ना, पूरे वर्ल्ड में ये सिचुएशन देखी जाती है, ठीक है, इक्विनॉक्स के टाइम में। यहाँ इसकी बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब पृथ्वी है, अर्थ है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं, भारत में तो शरद ऋतु होती है, सर्दी यहाँ आ रही है, लेकिन सर्दी से पहले शरद ऋतु, ठीक है, भारत में, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम आ जाएगा? नाम बस बदलेगा, वसंत विश्व, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। चलो ये तो समझ गए। यहां से पृथ्वी यहाँ आ गई, 22 दिसंबर का समय आ गया। 22 दिसंबर के पास देखो, 22 दिसंबर की स्थिति है, ठीक उल्टी सिचुएशन है। 21 जून को पृथ्वी ऐसे थी, 22 दिसंबर को पृथ्वी ऐसे है, देखो ऐसे और ऐसे है, वैसे ही यूं करते करते घूमते घूमते यहां तक आ गई, ठीक है। यहाँ 21 जून, 23 सितंबर और फिर 22 दिसंबर। लेकिन अब पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूर्य की तरफ है? दक्षिणी गोलार्ध, है ना, और यहाँ कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध। चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। जो चीजें यहाँ तुमने देखी थी, अब यहाँ वो सारी चीजें बदल जाने वाली है, ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ पर चीजें सारी उल्टी होने वाली है। उल्टी मतलब यहाँ ग्रीष्म ऋतु, यहाँ शीत ऋतु, ठीक है। लेकिन फिर भी इसको विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, इसको विंटर सॉल्स्टिस। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, भारत के संदर्भ में इसको हम शीत अयनांत, ठीक है, शीत संक्रांति या मकर संक्रांति कहते हैं भारत के संदर्भ में। तुम्हें पता ही, दिसंबर के बाद 14 जनवरी को मकर संक्रांति का समय आता है हमारे भारत में, है ना। तो ये देखो, यहां पर ये कौन सा समय आ गया? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर तुम्हें यहां दिख रहा है। देखो 22 दिसंबर को क्या होता है? ऐसी सिचुएशन है, ऐसी है ना, अभी देखा था 22 दिसंबर ऐसी सिचुएशन है। विंटर सॉल्स्टिस, शीत अयनांत, मकर संक्रांति, दक्षिण अयनांत, ये सारे नाम 22 दिसंबर को पृथ्वी की जो सिचुएशन होती है, पृथ्वी की जो पोजीशन होती है, उसकी जो स्थिति होती है, उसके लिए सारे नाम दिए जाते हैं। लेकिन ये सारे नाम फिर से मैं कह रहा हूं, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, भारत के संदर्भ में है। दक्षिणी गोलार्ध में जो देश हैं, द्वीप हैं, उनके संदर्भ में ये नहीं है। और ये सारी बातें अगर तुम ध्यान से समझ रहे हो तो तुम बहुत सही रास्ते पर जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम आज नहीं तो कल ये जरूर कहोगे कि अगर हमने इन वीडियोस को मिस किया है तो बहुत कुछ मिस किया है। क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें प्रीलिम्स का पूरा समाधान दे सकूं। पढ़ने के लिए तुम कहीं भी पढ़ सकते हो, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोचिंग, ट्रेनिंग, गाइडेंस मिलता ही है। लेकिन इन वीडियोस को देख लेते हो तो मैं ये समझ पाऊंगा, और कि देखने के बाद अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरा प्रयास सार्थक रहेगा, ठीक है। टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे से वीडियो को समझदारी से, नहीं समझ में आए फिर से थोड़ा आगे पीछे रिपीट करके देख लो, लेकिन जरूर देखो। और इसके बाद जो भी तुम बुक्स, नोट्स वगैरह पढ़ते हो, तुम्हें बहुत आसानी से वो चीजें भी समझ में आ जाएंगी। लेकिन पहले इन बातों को समझ लो, फिर उन चीजों को तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रीलिम्स तुम्हारा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, तो 6 महीने का दिन एवं ग्रीष्म, अब देखो सब कुछ उल्टा हो गया ना। यहाँ पे 21 जून वाली स्थिति से 22 दिसंबर की स्थिति में सब कुछ उल्टा हो गया। अब यहाँ लॉन्गेस्ट डे किसमें? सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होगा। क्यों? क्योंकि देखो दक्षिणी गोलार्ध में तुम्हें भी दिख रहा है कि यहाँ पर दक्षिणी, अब इसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं।
तो दक्षिणी गोलार्ध का ज्यादा हिस्सा तुम देख पा रहे हो, पूरा हिस्सा सूर्य की जद में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होगी, ठीक है। लेकिन यहां फिर भी विंटर लिखा गया है, विंटर सॉल्स्टिस शीत अयनांत, ये भारत के संदर्भ में, क्योंकि भारत तो यहाँ है, इंडिया यहाँ है, तो इंडिया में तो क्या है भाई, ठंड है, गर्मी तो इधर आ रही है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि सूर्य की रेखा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर जा रही है डायरेक्टली, तो यहाँ दिन बड़ा होगा, है ना, यहाँ गर्मी होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में जहाँ इंडिया है वहां सर्दी होगी, इसीलिए इसको हम शीत अयनांत या मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत कहते हैं। विंटर सॉल्स्टिस, 6 माह का दिन एवं ग्रीष्म ऋतु ध्रुवों पर। अब 6 माह का दिन और ग्रीष्म ऋतु ध्रुवों पर, तो 6 माह का दिन होगा और ग्रीष्म ऋतु ध्रुवों पर, लेकिन कौन से ध्रुव पे, ये भी ध्यान रखना, इस ध्रुव पे दक्षिणी गोलार्ध में दिन होगा, ध्रुवों पर से ज्यादा अच्छा लिखना दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध के ध्रुव पे देखो, वहां तो सनलाइट जा ही नहीं रही है या बहुत कम जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, विंटर, और नीचे वाले में समर। इसलिए अब 6 महीने यही स्थिति रहती है, लेकिन तुम कहोगे सर ये तो 22 दिसंबर को स्थिति है, लेकिन तुम अगर इस डायग्राम को देखते हो, यहाँ पर देखो 21 जून से यहाँ 21 मार्च से लेकर जो उत्तरायण का समय है, वो यहाँ से यहाँ तक उत्तरायण का समय होता है। उत्तरायण का समय में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, और यहाँ से यहाँ तक दक्षिणायन का समय होता है, यानी 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणायन होता है, तो यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में, इस पूरे यात्रा के दौरान पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा होती है, तो ध्रुवों पर और यहाँ से यहाँ आने में 6 महीने लग जाते हैं, है ना, इसलिए कहते हैं 6 महीने की रात या शीत ऋतु, और यहाँ 6 महीने का दिन या फिर ग्रीष्म ऋतु। फिर से वही, ध्रुवों पे जब तुम उत्तरी ध्रुव में यहाँ दिन देखोगे, तो दक्षिण ध्रुव में इस टाइम पे रात होगी, यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा, या 6 महीने का दिन होगा, या शीत ऋतु ग्रीष्म ऋतु होगी, तो उत्तरी गोलार्ध में विपरीत सिचुएशन होगी। तो ये ध्यान रखना, मैं तुम्हें ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पोजीशन में, चाहे 21 जून का समय हो, 23 सितंबर का समय हो, या 22 दिसंबर का समय हो, किसी भी समय में तुम दोनों गोलार्धों की स्थिति, दोनों हेमिस्फीयर के कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, इन सारी चीजों पर इफेक्ट जरूर उसको समझना, और जो उत्तरी गोलार्ध में होगा वो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं होगा, जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा, ठीक है, इफेक्ट उल्टा है। तो सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बाकी सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम देख लेते हो, तो तुम इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे, जो यूपीएससी इनसे इनडायरेक्टली पूछती है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर हम आ गए थे 22 दिसंबर तक। 22 दिसंबर के बाद आता है समय 21 मार्च का, तो 22 दिसंबर हो तो समझ गए 6 महीने का दिन है, 6 महीने का दिन, और ग्रीष्म ऋतु कहां पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा। नाउ सन स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स इक्वेटर और नॉर्थ। अब जितना जो भी पोजीशन है पृथ्वी की, उस हिसाब से, जो भी पृथ्वी की पोजीशन है उस हिसाब से सन की रेज, सूर्य की किरणें इससे नीचे नहीं जा सकती, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की